जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में जो महत्वपूर्ण अपडेट है उनमें ताइवान द्वारा खरीदे जाने वाले अमेरिकी टैंक से शुरू करके नॉर्थ कोरिया द्वारा बनाए जाने वाले नए बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और रशिया की तरफ से डिस्प्ले किए जाने वाले टैंकों से शुरू करके फ्रांस की तरफ से आयोजित किया गया नया मिलिट्री एक्सरसाइज और अमेरिका की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुछ नए हेलीकॉप्टर तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ताइवान द्वारा चाइना के साथ टेंशन को देखते हुए 108 M1A2T एब्राम टैंकों को परचेज किया जाएगा। दोस्तों, चाइना के इंटेंशन को देखते हुए ताइवान की तरफ से अपने आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए बीते कई सालों से प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसे ही एक मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में ताइवान के टैंकों के फ्लीट को भी मॉडर्नाइज करना है। खबरों में बताया जा रहा है कि इसके लिए करीबन $1.3 बिलियन के एक एलोकेशन भी किया गया है, जो बेसिकली ताइवानीज आर्मी के 6th आर्मर कोर के आर्मर्ड व्हीकलों को लेके है। इवन दोस्तों, ताइवान की तरफ से जब इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को अनाउंस किया गया तो अमेरिका की तरफ से भी इसे समर्थन दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो M1A2T एब्राम टैंकों का बात कहा जा रहा है, ये असल में M1A2 SEPV2 टैंक का ही एक कस्टमाइज्ड वर्जन है, जिसे ताइवानीज आर्मी की जरूरत को देखते हुए कस्टमाइज किया गया है। यहाँ पे जो SEP कहा जा रहा है उसका असल मतलब सिस्टम एनहेंसमेंट पैकेज। दोस्तों, इन नए अपग्रेडेड टैंकों में एक फ्यूचर जनरेशन के टॉरेट को लगाया गया है, जबकि इसमें इसके अलावा भी कई सारे एनहेंसमेंट किया गया है। इवन दोस्तों, ताइवान की तरफ से भी टैंक क्रू को ट्रेन करने के लिए इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिनमें नया सिमुलेशन सिस्टम भी शामिल है और इन सिस्टमों का इस्तेमाल नए टैंकों के क्रू के ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा। इवन जिस प्लान के मुताबिक 108 टैंकों को परचेज किया जा रहा है, वो एक साल का प्लान नहीं बल्कि उसे बजट के मुताबिक कई सालों में डिवाइड किया गया है और ताइवानीज आर्मी को इन टैंकों का डिलीवरी 2022 से शुरू होगा। रिपोर्टों के मुताबिक ताइवानीज आर्मी को 2022 में 18, 2023 में 18, 2024 में 28, 2025 में 30 और 2026 में बाकी बचे 4 टैंकों का डिलीवरी होगा। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इस तरीके के रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा तिलमिलाहट अब चाइना के अंदर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ताइवानीज आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को लेके और जिस तरीके से अमेरिका द्वारा ताइवान को मदद किया जा रहा है उसे लेके चाइना की तरफ से ऑब्जेक्शन रेस किया जा चुका है। और 108 आधुनिक जनरेशन के टैंकों के खबर के बाद अब चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का नींद उड़ने वाला है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया द्वारा किस तरीके के सबमरीनों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया के न्यूज एजेंसी द्वारा कुछ रिपोर्टों का खुलासा करते हुए बताया गया है कि संभावित जल्द ही नॉर्थ कोरिया की तरफ से 3000 टन के एक भारी भरकम सबमरीन को लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, इस खबर को साउथ कोरिया और अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से 2019 में ही बताया गया था और माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ये जो सबमरीन के ऊपर काम कर रहा है, ये असल में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के कैपेबिलिटी वाला सबमरीन हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के न्यूज एजेंसी द्वारा कुछ सैटेलाइट इमेजों के हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपने एक सबमर्सिबल मिसाइल टेस्ट बैराज को अपने ओरिजिनल टेस्ट ग्राउंड से दूसरे जगह में तब्दील किया गया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे असल कारण कोई नया मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। जबकि अंदाजा तो ये भी है कि साउथ कोरिया एक 3000 टन के भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन को लॉन्च कर सकता है, जो संभावित नॉर्थ कोरिया के द्वारा डेवलप किया हुआ पुगुकसोंग 3 मिसाइलों को लॉन्च कर सके। और दोस्तों, ये जो पुगुकसोंग 3 मिसाइल है, यह असल में 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका लंबाई संभावित 7.8 से 8.3 मीटर के बीच में है और इसका डायमीटर 1.4 से 1.5 मीटर के बीच में है। और कुछ वेबसाइटों के दावे के मुताबिक इन मिसाइलों का रेंज 1900 किलोमीटर तक हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर नॉर्थ कोरियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को देखा जाए तो टोटल नॉर्थ कोरिया के पास 73 सबमरीन है, जिनमें 32 सांग-ओ क्लास के कोस्टल सबमरीन, 20 रोमियो क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, 20 योगो और योनो क्लास के मिनिएचर सबमरीन और एक डीजल इलेक्ट्रिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे गोरियो क्लास के सबमरीन भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस सबमरीन के पास पुगुकसोंग 1 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का कैपेबिलिटी है। कुल मिला के ये न्यूज अगर सही है तो ये साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एकमात्र ऐसे सबमरीन बनाने का फोकस साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों को चैलेंज करना ही है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं हाल ही में रशिया की तरफ से डिप्लॉय किया गया भारी भरकम टैंकों के बारे में। आप सब लोगों को पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के जीत को हर साल रशिया द्वारा एक मिलिट्री पैरेड के तहत सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे रशिया में विक्ट्री डे पैरेड कहा जाता है। और इस साल रशिया की तरफ से इस मौके में 4 अलग अलग टाइप के खतरनाक तरीन टैंकों के डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों, इस साल रशिया में विक्ट्री डे पैरेड को 9 मई 2021 के दिन आयोजित किया जा रहा है, जहां पे रशिया की तरफ से T-72B3M, T-80BVM, T-90M और T-14 आर्माता जैसे टैंकों का डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों, रशिया का ये जो T-72B3M टैंक है, इसे कई कई जगहों में T-72B4 भी कहा जाता है। यह असल में T-72B3 के एक अपग्रेडेड
वर्जन है जिसे रशिया की तरफ से 2014 में दुनिया के सामने लाया गया था। इन टैंकों में कई तरीके का भारी भरकम अपग्रेडेशन रशिया द्वारा किया गया है और ये टैंक 3 क्रू से ऑपरेट होता है। दोस्तों T-72 टैंकों के जैसे ही इसमें कमांडर, गनर और ड्राइवर रहते हैं, जबकि टैंक के हल के मध्य भाग में ही इसका टॉरेट है और हल के पिछले हिस्से में ही इसके इंजन को सेट किया गया है। टॉरेट के अंदर गनर और कमांडर रहते हैं। टैंकों में 2F-46 M5 125 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो दूसरा टैंक मतलब T-80 VVM है, ये असल में T-80 मेन बैटल टैंक के सबसे अपग्रेडेड वर्जन है। इन टैंकों में अपग्रेडेशन के तहत रशिया द्वारा एक नया रिएक्टिव एक्सप्लोजिव आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो टैंकों के प्रोटेक्शन को पहले के तुलना में काफी गुना बढ़ा चुका है। दोस्तों इन टैंकों में भी 2F-46 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों तीसरा टैंक है T-90M, जो असल में रशिया के T-90MS टैंक के एक्सपोर्ट वर्जन है। इसे रशिया के तरफ से 2017 में दुनिया के सामने लाया गया था और ये भी 3 क्रू वाला एक हाईली मोबाइल टैंक है। इसे रशिया के नया जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल टैंक भी कहा जाता है और इसमें भी 2F-46 M4 स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑर्डिनरी टैंक शेल के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। और जो T-14 आर्माता टैंक है, यह असल में रशिया के सबसे मॉडर्नाइज टैंक है और ये भी 3 क्रू वाला टैंक है। पर दोस्तों एक ऐसा टैंक है जिसके टॉरेट में कोई भी क्रू नहीं रहते। इसमें रशिया की तरफ से 2A-82 1M 125 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पहले के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले गन के तुलना में ज्यादा तेज गति से ताबड़तोड़ फायर कर सकता है। कहा जाता है कि ये टैंक हर मिनट में 10 से 12 गोला दाग सकता है। दोस्तों चलिए वीडियो का चौथा अपडेट मतलब फ्रांस के आर्मी के द्वारा आयोजित किया गया नेटो बोल्ड ईगल एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। दोस्तों हाल ही में बताया जा रहा है कि फ्रांस के तरफ से नेटो के देशों के एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है और ये एक्सरसाइज इस्टोनिया में हो रहा है। एक्सरसाइज में फ्रेंच आर्मी के अलावा अमेरिकी, ब्रिटिश और एस्टोनियन ट्रूप्स भी शामिल हुए हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को बोल्ड ईगल का नाम दिया गया है और ये एस्टोनिया के टाफा रीजन में आयोजित हुआ है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एस्टोनिया यूरोप का एक ऐसा देश है जिसका बॉर्डर रशिया के साथ मिलता है और जिस रीजन में ये एक्सरसाइज आयोजित किया गया है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड के नजदीक है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ से रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से निकलने वाले हर एक जहाज गुजरता है। ऐसे में फ्रांस की तरफ से एस्टोनिया के साथ एस्टोनिया में एक्सरसाइज आयोजन करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि रशिया को नेटो के देशों के द्वारा एक साफ साफ संदेश दिया जाए। दोस्तों इस एक्सरसाइज में जिन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उनमें लिकलेयर टैंक से लेके आर्मर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, लाइट आर्मर्ड व्हीकल, आर्मर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल और टैंकों को रिपेयर करने वाले व्हीकल तक शामिल है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब अमेरिका द्वारा बहरीन और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी कंपनी बेल के तरफ से जानकारी दिया गया है कि बहरीन के लिए कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला पहला AH-1Z वाइफर हेलीकॉप्टरों का निर्माण संपूर्ण कर लिया गया है और सोमवार के दिन कंपनी के तरफ से बहरीन के कुछ अधिकारियों को भी होस्ट किया गया था, जिनके द्वारा बनाए जाने वाले इन हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज का भी विजिट किया गया। दोस्तों फरवरी 2019 में बेल कंपनी को $240 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके तहत 12 AH-1Z वाइफर हेलीकॉप्टरों का निर्माण करना है और किंगडम ऑफ बहरीन के हवाले करना है। संभावित इन हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी इस साल के अंत से ही बेल कंपनी द्वारा शुरू कर दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ बेल के अलावा लॉकहीड मार्टिन के तरफ से भी साउथ कोरिया के लिए 12 MS-60R हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में जानकारी ये भी दिया गया है कि साउथ कोरिया के तरफ से अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्माण किया हुआ MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जाएगा और इसके लिए साउथ कोरिया द्वारा लॉकहीड मार्टिन को करीबन $447 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिन 12 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा, संभावित इन सभी हेलीकॉप्टरों का डिलीवरी दिसंबर 2024 तक संपूर्ण हो जाए। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये असल में फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत हुआ है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये असल में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। इन हेलीकॉप्टरों को भारत द्वारा भी परचेस किया जा रहा है, जिनमें हेलीकॉप्टर के अलावा हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले हथियार और कुछ अन्य इक्विपमेंट भी शामिल है। जबकि साउथ कोरिया की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों के अलावा हेलीकॉप्टरों के सपोर्ट के लिए भी एक समझौता किया गया है, जिसका लागत टोटल $800 मिलियन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।